नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट 2.0 चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण सभ्यता की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सभ्यता मानी जाती हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता की यदि बात करें तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो, यदि हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें कि प्रेजेंट टाइम पर कालीबंगा जो सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान टाइम पर कालीबंगा जो सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। और प्राचीन समय में यह जो विकसित हुई थी दृष्टदती और सरस्वती नदी घाटी में विकसित हुई थी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो सभ्यताएं सेंधो सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती हैं, यानी 4000 ईस्वी पूर्व से भी प्राचीन सभ्यता ये कालीबंगा की सभ्यता मानी जाती है। यदि इसकी सभ्यता की हम खोज की बात करें तो सर्वप्रथम दोस्तों इस सभ्यता की जो खोज की गई थी वह अमलानंद घोष के द्वारा सन 1952 में की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी वह किसके द्वारा और कब की गई थी। तो सर्वप्रथम दोस्तों इस सभ्यता की जो खोज की गई थी वह अमलानंद घोष के द्वारा सन 1952 में की गई थी। इसके बाद बात करते हैं इसके उत्खनन के बारे में। यदि उसके उत्खनन के बारे में बात करें तो इसका उत्खनन यानी खुदाई का जो कार्य है वह करवाया गया था 1961 से 64 के मध्य खुदाई का कार्य हुआ। और उत्खनन से संबंधित जो व्यक्ति थे, तो उत्खनन से संबंधित व्यक्ति थे, यहाँ पर 3 व्यक्ति उत्खनन से संबंधित थे जो हमें याद रखने हैं। पहला व्यक्ति है श्री बी बिलाल और श्री बी के थापर, दूसरा और तीसरा है श्री एम डी खरे। इन तीनों के निर्देशन में सन 1961 से 64 ईस्वी के मध्य उत्खनन का कार्य करवाया गया। तो ये तीनों नाम भी ध्यान रखने जो उत्खनन से संबंधित थे, श्री बी बिलाल और श्री बी के थापर और श्री एम डी खरे के द्वारा। कालीबंगा सभ्यताओं की विशेषताओं की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो पहली जो विशेषताएं दोस्तों वो है सड़क से संबंधित। यानी इन जो कालीबंगा सभ्यता थी, जो वहाँ पर जो सड़कें थी वह सड़कों की जो डिजाइन थी वह किस प्रकार से थी, और सड़कों के किनारे क्या क्या था, तो वो इसमें आएगा विशेषता में। तो कालीबंगा सभ्यता की सड़क के बारे में यदि बात करें तो 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी सड़क वहाँ पर पाई गई थी, यानी 5 से 5.5 मीटर चौड़ी। और जो सड़क समकोण पर काटती थी, यानी इस प्रकार से एक सड़क ये हो गई और दूसरी सड़क ये, तो इस प्रकार से ये समकोण पर काटती थी। और जो सड़कों के किनारे नालियाँ यहाँ पर पाई गई थी, यानी यदि सड़कों के किनारे यहाँ पर नालियाँ थी तो इसका मतलब है वहाँ पर पानी के निकास की मतलब एक अच्छी व्यवस्था थी सड़कों के किनारे नाली होना। तो दोस्तों वो 5 से 5.5 मीटर चौड़ी समकोण पर काटती सड़क थी और सड़कों के किनारे वहाँ पर नालियाँ पाई गई थी। दूसरी यदि विशेषता की बात करें तो मकान बनाने के लिए जो मिट्टी की ईंटें होती थी, मिट्टी की ईंटों को पकाया नहीं जाता था बल्कि धूप में सुखाकर प्रयुक्त किया जाता था। इससे ये साबित होता है कि जो मकान बनाते थे, मकान में जो ईंटों का प्रयोग होता था वो ईंटें पकाई नहीं जाती थी। मिट्टी की जो ईंटें हैं उसको बनाकर और उसको सुखोकर और उसका घर बनाया जाता था। यानी ईंट पकाने के भट्टे के निशान यहाँ पर नहीं मिले हैं, मतलब जिसमें जिससे ये साबित हो कि यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है मकान में। तो यदि कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा इसमें कि एक तो 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी समकोण पर काटती सड़क थी और सड़कों के किनारे नालियाँ थी, और मकान बनाने के लिए मिट्टी की ईंटों को धूप में सुखाकर प्रयोग में लिया जाता था। यानी ईंट पकाने के भट्टे के निशान यहाँ पर नहीं मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता की और विशेषताओं की यदि हम बात करें तो यदि और विशेषताओं की हम बात करें तो यहाँ पर नालियाँ एवं कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों पिछली विशेषता में हमने देखा था कि जो मकान थे, मकान की जो दीवारें हैं वह कच्ची ईंटों को धूप में सुखाकर बनाई गई थी, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नालियाँ और जो कुएं हैं उनमें पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं।
इसके बाद कमरों के फर्श की यदि बात करें कि जो कोई भी रूम होता था वहाँ कालीबंगा सभ्यता में, तो रूम का जो फर्श है वह किस प्रकार का वहाँ पर होता था। अभी वर्तमान की तरह फर्श नहीं होता था वहाँ पर, जैसे ग्रेनाइट मार्बल ऐसे पत्थर नहीं होते थे, कोडा स्टोन इस प्रकार के, ना कोई टाइल्स की व्यवस्था थी। तो उस टाइम पे जो फर्श था, तो उस फर्श को देखो, जो चिकनी मिट्टी होती थी उस चिकनी मिट्टी से उसको लीपा जाता था, जिससे वो एकदम समतल हो जाता था। इसके बाद मकानों की छत बनाने के लिए कवेलू का प्रयोग नहीं होता था, यानी कवेलू का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि जो लकड़ी की बल्लियाँ होती थी उन पर मिट्टी का लेप करके छत को तैयार किया जाता है। यानी ये जैसे ये लकड़ी की बल्लियाँ हैं, और इस प्रकार से लकड़ी की बल्लियाँ हैं, और इस पर क्या कर दिया जाता था, मतलब मिट्टी का इस पर लेप कर दिया जाता था, यानी मिट्टी का इस पर लेप करके, और इस प्रकार से मतलब छत को तैयार किया जाता था। जैसे ये मान लो, ये मिट्टी का क्या हो गया, लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का क्या हो गया, लेप हो गया, और इस प्रकार से छत तैयार की जाती थी, मतलब सिंधु से। अभी की वर्तमान में तो आरसीसी का प्रयोग होता था, लेकिन उस टाइम पे इस प्रकार से छत को तैयार किया जाता था, यानी लकड़ियों की बल्लियों से उन पर मिट्टी की जो मिट्टी होती है, मिट्टी को लेप कर उस छत तैयार की जाती थी। तो इस प्रकार से मकान की जो छत है, छत के लिए कवले का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप करके छत को तैयार किया जाता था। जबकि फर्श जो है, वो फर्श भी चिकनी मिट्टी से लिपा जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ पर मकान तैयार होते थे। इसके अलावा यहाँ पर और भी विशेषता की बात करें, तो उत्खनन से प्राप्त जो मिट्टी है, उत्खनन से प्राप्त जो मिट्टी है, उम, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके जो अवशेष हैं, वो पतले और वो हल्के हैं। इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी के बर्तन वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, वो यानी वजन में हल्के थे और थोड़े पतले थे, और उनमें दोस्तों सुंदरता और सुडौलता का भी अभाव था। यानी इतने कलरफुल, इतने सुंदर वो नहीं थे, आकर्षक नहीं थे, कुल मिला के ये बोल सकते हैं हम। इसके बाद बर्तनों की डिजाइन की यदि हम बात करें, तो बर्तनों का जो रंग था दोस्तों, वो बर्तनों का रंग था लाल, यानी लाल बैकग्राउंड था, और लाल बैकग्राउंड पर काली एवं सफ़ेद रंग की लाइनें खींची गई थी। यानी मिट्टी का कोई लाल बर्तन होता था, और उस पर काली और सफ़ेद रंग की लाइनें खींची जाती हैं। जैसे मान लो ये कोई मिट्टी का बर्तन है, मान लो ये कोई मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, ये कोई मिट्टी का बर्तन है, ये कोई मिट्टी का बर्तन है। तो इस मिट्टी के बर्तन पर इस प्रकार से लाल कलर का तो वो बर्तन होता था, और इस पर एक तो काली और सफ़ेद लाइनें खींची जाती थी। यानी दोस्तों इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो इस प्रकार से मान लो, ये एक तो काली लाइनें और एक सफ़ेद लाइनें इन पर खींची गई जाती थी। यानी काली एवं सफ़ेद लाइनों से जो बर्तन थे वो तैयार होते थे। यानी डिजाइन इस प्रकार की थी, बर्तनों का रंग तो लाल था और उन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी। तो इस प्रकार से वहाँ पर मिट्टी के बर्तन तैयार होते थे। और बर्तनों पर इसके अलावा फूल पत्तियों के जो अलंकरण हैं, बर्तनों की यदि हम बात करें, तो जो फूल पत्तियों हैं, फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ साथ, यानी फूल पत्तियों के चित्र भी उन पर बर्तनों पर बने हुए थे। उसके साथ साथ मछली, कछुए, बतख और हिरण की आकृतियाँ भी उन पर चित्रित की जाती थी बर्तनों पर। तो इस प्रकार से वहाँ के बर्तनों की डिजाइन तैयार की जाती थी। यानी लाल बैकग्राउंड होता था, उस पर काली सफ़ेद रंग की रेखाएं, बर्तनों पर फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ मछली, कछुए, बतख एवं हिरण की आकृतियाँ भी होती थी। इसके अलावा वहाँ पर जो मिला है दोस्तों, पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने भी वहाँ पर मिले हैं। यानी ऐसे खिलौने जिनकी आकृति पशु पक्षियों की तरह थी, तो ये भी वहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा अन्य विशेषताओं की यदि हम बात करें, तो अन्य विशेषताओं में अम, यदि हम बात करें वहाँ पर, तो मिट्टी की मोहरें भी वहाँ पर मिली हैं, ठीक है। इसके बाद चूड़ियाँ वहाँ पर मिली हैं, और कांच के मनके कांच के मनके भी वहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा वहाँ पर तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं। यदि वहाँ पर तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, इसका मतलब ये साबित होता था कि वहाँ पर मतलब तांबा भी प्रयोग में लिया जाता था। तो और उसके अलावा तांबे की चूड़ियों के अलावा औजार और तौल के बाट भी मिले थे। तांबे की चूड़ियाँ और औजार और तौल की जो बाट हैं वो वहाँ पर मिले थे। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं, जो कालीबंगा की जो लिपि थी, लिपि की यदि बात करें, तो वह लिपि सिंधु सभ्यता की लिपि के समान थी,
जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो इसकी जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हमने बात की। इसके अलावा अन्य और विशेषताएं इनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो जो और विशेषता हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित, तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित ये और विशेषताएं, जैसे मिट्टी के जो भांडे थे और मोहरे जो थी उन पर लिपि के अवशेष मिले हैं। यानी मिट्टी की जो भांडे होते थे जिनमें गेहूं को भरा जाता था और जो मोहरे होती थी, ठीक है, उन मोहरों पर लिपि के अवशेष मिले, यानी कुछ उन पर लिखा हुआ था। कुल मिला के ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पर कि कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि जुते हुए खेत के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, तो ये मिले हैं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ पर भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भी मिले हैं, और इससे ये साबित होता है कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ है वह कहीं ना कहीं भूकंप आने से इस सभ्यता का क्या हुआ है, अंत हुआ है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना है कि कालीबंगा सभ्यता की कौन कौन सी विशेषता थी। उन संपूर्ण विशेषताओं के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, और निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक साबित होगा कालीबंगा से संबंधित प्रश्नों के लिए। और इसमें आपको जो भी जानकारी बताई गई वो एकदम प्रामाणिक बुकों से तैयार की गई है। तो नेक्स्ट सभ्यता की हम बात करेंगे भीनमाल की सभ्यता की। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भीनमाल की सभ्यता के बारे में, जो झालोर जिले में स्थित हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।